हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है वो है स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया, राइट। और हमने इसके कंपोनेंट स्टार्ट करे हुए हैं। तो कंपोनेंट्स में फर्स्ट कंपोनेंट सेल इन्वेल्प हमारा हो गया था, जिसमें कि हमने म्यूसिलेज, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कशन ख़त्म कर ली थी। अब हमारा जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड कंपोनेंट है डिस्कस करने वाला, वो है साइटोप्लाज्म। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या फ़र्क होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। जब भी मैं टर्म यूज़ करूँगी प्रोटोप्लाज्म, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। बट व्हेन आई यूज़ द टर्म साइटोप्लाज्म इट मीन्स आई एम एक्सक्लूडिंग, मतलब मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ किसको, न्यूक्लियोइड को। यहाँ पे बेटा हम टर्म न्यूक्लियोइड यूज़ करेंगे ना, न्यूक्लियस तो यूज़ नहीं करेंगे। सो आई एम एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियोइड, क्लियर। और मैं आपको बता दूँ जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसमें जो प्रोकैरियोट्स का साइटोप्लाज्म होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, राइट। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ी होगी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस में, कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एब्सेंट। अब वो कौन कौन सी होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ईआर, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, ये एब्सेंट होंगे। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज दे आर एब्सेंट। इवन जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, व्हाट इज़ दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? Beta, cytoplasmic streaming is the movement of cytoplasm. It is also known as cyclosis, right? Cytoplasmic streaming और cyclosis भी क्या होगी, एब्सेंट होती है, राइट। तो साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस एब्सेंट, क्लियर। और अगर मैं इसकी कॉम्पोजिशन को डिस्कस करूँ, इसमें 80% तो वाटर होता है और इसमें 20% सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स। और ये जो सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली ये शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, ऑस्मोटिक एब्जॉर्बर्स होते हैं, यानी कि ये इसके सेल को बहुत ज़्यादा स्वेल होके बर्स्ट नहीं होने देते, क्लियर। तो ये हम बात कर रहे थे इसकी कॉम्पोजिशन की। तो बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म मैंने पहले बता दिया, कोई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं शो करता। तो जो कुछ भी अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। लेकिन अभी मैंने टर्म बताई है कि अगर मैं प्रोटोप्लाज्म यूज़ करूँगी तो मैं इंक्लूड करूँगी न्यूक्लियोइड को, अगर मैं साइटोप्लाज्म टर्म यूज़ करूँगी तो इट मीन्स आई एम एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियोइड, क्लियर। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स एसोसिएट हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। तो हम डायग्राम से ही देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या कुछ है। साइटोप्लाज्म में फर्स्ट जो है दैट इज़ हम बात करेंगे, मैंने कहा था हम मीसोसोम की डिस्कशन करेंगे। वैसे मीसोसोम की डिस्कशन देखा जाए तो वहाँ पे भी डिस्कशन हो सकती थी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंडर, क्योंकि ये मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग थी, देखो उसकी ही अंदर इन्वेजिनेशन थी, तो हम वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते थे। लेकिन हमने जो है इसकी डिस्कशन अब कहाँ स्टार्ट करनी है, हम साइटोप्लाज्म में इसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो मीसोसोम इज़ एक्चुअली द इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर क्या हुई है, इनवेजिनेट, मतलब अंदर को ग्रो करी हुई है। सी राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को इनवेजिनेट हुई है, क्लियर। सो मीसोसोम जो है बेसिकली, वैसे मीसोसोम जो है इसका काम क्या होता है बेटा, जो मीसोसोम होती है ना वो हेल्प करती है किसमें बेटा, एक तो कनेक्ट करने में, कनेक्ट न्यूक्लियोइड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप खुद देखो ये चीज़ डायग्राम में आपको साफ नज़र आ रहा होगा। ये देखो जो मीसोसोम है उसने ये न्यूक्लियोइड को क्या करा हुआ है बेटा, कनेक्ट करा हुआ है, राइट। तो ये एक्चुअली हेल्प किस में करती है, दैट इट हेल्प्स, इट टेक्स पार्ट इन
replication of nucleoid. It helps in the replication of nucleoid. अब है क्या बेटा, देखो जब बैक्टीरिया ने बाइंडर फिशन करनी होती है, बाइंडर फिशन करना है तो अपने आप को दो में डिवाइड करना है, राइट? तो ये जो हमारे पास मीसोसोम है ये हेल्प करती है सेप्टम फॉर्मेशन में. सेप्टम मतलब एक तरह से वॉल या हम कह सकते हैं या लाइन ऑफ डिवीज़न बनाने में ये हेल्प करती है. एक तो ये हेल्प कर रही है, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है किसको, न्यूक्लियोइड को, राइट? जो रेप्लिकेट हो जाएगा उसको भी ये जोड़ के रखेगी. प्लस ये सेप्टम फॉर्मेशन में मतलब लाइन ऑफ डिवीज़न क्रिएट करने में हेल्प करती है. सो हेल्प इन सेप्टम फॉर्मेशन. अनदर आप देख रहे हो, आपने यहाँ पे देखा होगा, देखो आपको अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, ध्यान से देखो एक चीज़, ये देखो यहाँ पे ना मैंने मीसोसोम के ऊपर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आप देख ही रहे हो यहाँ पे क्या बनाए हुए हैं, रेस्पिरेटरी, ये जो डॉट्स बनाई हुई हैं ये हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. क्या हैं ये? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. देखो भाई प्रोकैरियोट्स में मतलब बैक्टीरिया के सेल में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होती लेकिन इसने रेस्पिरेशन तो करनी है, तो रेस्पिरेशन करने के लिए इसके पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो लेकिन इसके पास क्या होती है यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर, या हम कह सकते हैं मीसोसोम, ये लेटरल मीसोसोम होगी ना, अगर ये सेप्टम वाली होगी तो ये साइड वाली होगी मीसोसोम. ये हेल्प करती होती है किसमें, रेस्पिरेशन में, राइट? इट कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, सो इट हेल्प्स इन respiration, right? क्योंकि it contains, because it contains respiratory enzymes. What it contains? Respiratory enzymes. Clear? Now the second part that is found in the cytoplasm is the ribosomes. Students, ribosomes के बारे में मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि जो ribosomes होती हैं वो membrane less organelles होती हैं, बताया था ना. दे आर membrane less organelles, इनकी खुद की अपनी कोई membrane नहीं होती. और मैंने ये भी बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, 70S. ये हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे S क्या था, दैट इज़ स्वेडबर्ग यूनिट, राइट? दैट इज़ स्वेडबर्ग्स यूनिट था, राइट? ये हम चीज़ें सारी डिस्कस कर चुके हैं. और जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं. और इनके बीच में होता क्या है बेटा, राइबोसोम्स जो है वो किस चीज़ के बने होते हैं. सी राइबोसोम्स की मैंने कोई देखो मेम्ब्रेन नहीं बनाई, सीधा बस ऐसे ही बना दिया बेटा. दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ RNA प्लस प्रोटीन. किसके बने होते हैं, RNA एंड प्रोटीन के. और राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं. मतलब ये प्रोटीन्स बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. सो दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज. क्लियर? राइबोसोम्स को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, RNP. RNP क्यों, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. मैं यहीं पे लिख रही हूँ, राइट? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. तो इनके बीच में एक तो RNA है और प्रोटीन है, इसलिए इनको RNP कहा जाता है. क्लियर? राइबोसोम्स का नेचर मैंने पहले बता दिया, देयर नेचर इज 70S. और आपने देखा, अब यहाँ पे देखो राइबोसोम्स हैं कहाँ, देखो आपने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 कितने सारे राइबोसोम्स ग्रुप में हैं, इकट्ठे एक लाइन में है. जो तो लाइन में राइबोसोम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉली राइबोसोम. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम कहते हैं पॉली राइबोसोम्स, क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम्स इकट्ठे हो गए. तो जो राइबोसोम्स हैं सिर्फ चेन में नहीं होंगे, बल्कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्री भी होते हैं, अकेले अकेले भी हैं. देखो मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ करे हैं, दे आर फ्री राइबोसोम्स. एंड नेक्स्ट जो है दे आर
फिक्स्ड राइबोसोम्स, क्योंकि ये फिक्स्ड हैं इन अ चेन. क्लियर? सो फ्री एंड फिक्स्ड राइबोसोम्स बोथ, एंड दे अकर, जो फ्री वाले हैं दे अकर फ्री इन द साइटोप्लाज्म. पॉलीराइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं. क्लियर? तो हम राइबोसोम्स की डिस्कशन कर चुके हैं. और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है बेटा? दैट दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. क्लियर? और बेटा जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, राइट, लाइक टेट्रासाइक्लिन, बेटा एक्चुअली वो करती कैसे हैं? देखो, हमारी बॉडी में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं. तो एंटीबायोटिक्स करती क्या हैं? वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती कैसे हैं? वो क्या करती होंगी? बेटा जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, वो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स की फंक्शनिंग को रोक देती हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होते बैक्टीरिया के. तो उसके असेंशियल जो असेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मेन, हमें पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो मेन पार्ट होते हैं हमारे सेल के, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, राइट. तो वो बन ही नहीं पाएंगे तो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया की जो एग्जिस्टेंस है हमारी बॉडी में, वो क्या हो जाएगी? ख़त्म. क्लियर? तो ये था, हम बात कर रहे थे साइटोप्लाज्म की. ये जो सेकंड कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, सेकंड कंपोनेंट में हमने साइटोप्लाज्म के अंदर मेसोसोम को पढ़ना है, क्योंकि मैंने कहा है साइटोप्लाज्म में हम किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं? न्यूक्लियोइड को. तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें. एक तो हमने साइटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन देख ली, किस चीज़ के बना होता है. इसमें मेसोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम्स हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे अब एक नई स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स. देखो यहाँ पे ये जो रेड डॉट्स हैं, दीज आर chromatophores, right? These are chromatophores. बेटा chroma word is always for color and phore मतलब body. So they are the bodies which contain color. Clear? See? So जो हम इसका साइटोप्लाज्म का थर्ड पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रोमैटोफोर्स. ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा था क्रोमैटोफोर्स, और मैंने बताया है क्रोमा वर्ड इज ऑलवेज फॉर कलर एंड फोर मतलब बॉडी. सो दे आर द कलर्ड बॉडीज. और रिमेंबर बेटा ये किस में होंगे? सिर्फ और सिर्फ उस बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. सो दे आर ओनली प्रेजेंट इन photosynthetic bacteria. They are only present in photosynthetic bacteria, right? सिर्फ और सिर्फ photosynthetic bacteria में ही ये present होगा, right? और जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं ना, इनमें क्या होंगे? अभी हमने बात करें, they contain pigments, right? pigments होंगी. इनका मेन काम तो बेटा फोटोसिंथेसिस करना ही है, right? कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तो बेटा ऐसी फैली भी हो सकती हैं, या कुछ ग्रुप में होंगी. अगर ग्रुप में होंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर्स बोलेंगे, राइट. तो हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया दैट कंटेन इट, लाइक इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया. बेटा साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट. मैंने पहले बताया था इसको ब्लू ग्रीन एल्गी हम क्यों कहते हैं, एल्गी क्यों कहते हैं. वैसे है तो ये प्रोटिस्ट, वैसे है तो ये मोनेरा में आता है, तो हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ एबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, राइट. जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, राइट, इट इज़ एबल टू सिंथेसाइज इट्स फूड, मतलब इट कैन शो फोटोसिंथेसिस एंड यू नो इट कंटेन्स पिगमेंट क्लोरोफिल ए. बेटा मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया क्लोरोफिल की, दैट इज़ क्लोरोफिल, दैट इज़ ग्रीन पिगमेंट. क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है, एंड इसमें प्रेजेंट होते हैं कैरोटिनॉइड्स. बेटा कैरोटिनॉइड्स जो होती हैं ना, वो रेड, ऑरेंज टू रेड कलर की पिगमेंट्स होती हैं. ऑरेंज से लेकर रेड कलर तक जितने भी लाइट डार्क शेड्स आते हैं, सारे के सारे कैरोटिनॉइड्स के अंडर ही आते हैं, राइट. क्लियर ये चीज़. एक एग्जांपल हम यहाँ पे और डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑफ पर्पल बैक्टीरिया. बेटा पर्पल बैक्टीरिया जो होता है उसमें क्या पिगमेंट्स होती हैं? इट पर्पल बैक्टीरिया हैज़ बैक्टीरियो क्लोरोफिल, right? It contain bacteriochlorophyll A, and it also contain bacteriochlorophyll B, right? It has bacteriophyophytin.
बैक्टीरियो फियोफाइटिन। बेटा ये आपके लिए सारी न्यू टर्म्स हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि क्लोरोफिल, बेटा आपको बता दूं जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है ना, उसकी 5 सब टाइप्स हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, ये क्लोरोफिल की टाइप्स हैं। और बैक्टीरियो फियोफाइटिन इज एक्चुअली ब्राउन कलर्ड पिगमेंट, राइट। तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो बैक्टीरियो फियोफाइटिन हम उसको बोलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड कंपोनेंट की, दैट इज़ न्यूक्लियोइड। बेटा न्यूक्लियोइड इज़ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और न्यूक्लियोइड के आसपास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और ना ही इसके पास न्यूक्लियोलस होता है। नाउ व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस? बेटा जैसे हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं ना, ऐसे न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं? राइबोसोमल फैक्ट्री। क्या बोलेंगे? राइबोसोमल फैक्ट्री। यानी कि राइबोसोम्स यहाँ से बनते हैं और राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। तो जो डीएनए होता है, सी इन द डायग्राम, यहाँ पे देखो जो डीएनए है यहाँ पे वो डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब लाइक दिस, सी, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। और कैसा है? सर्कुलर, लाइक दिस, सर्कुलर डीएनए होता है, राइट। और मैंने उस दिन आपको बताया था कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। आपको याद होगा हिस्टोन प्रोटीन्स एक्चुअली किसके बने होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड्स के। इनका जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, राइट। नो हिस्टोन प्रोटीन्स, इसमें नहीं होते हिस्टोन प्रोटीन्स। यानी कि जो डीएनए होता है दैट इज़ विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। क्लियर? और दूसरी बात, जो न्यूक्लियोइड है, इसका न्यूक्लियोइड दैट इज़ इक्विवेलेंट टू, मैंने बताया था उस दिन भी, इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोट। इसमें जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा दैट इज़ इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोट्स। क्लियर? सो थर्ड पोर्शन भी डन, दैट इज़ न्यूक्लियोइड। अब हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ पोर्शन, दैट इज़ प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स कहाँ हैं? आपको स्टूडेंट्स, ये मैंने डायग्राम बेटा ऐसे कर दी, वैसे ये नोटबुक ऐसी थी पहले, वो फिर पूरी डायग्राम नहीं आ रही थी तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया। अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे रिंग्स दिख रही होंगी, ये 2 रिंग्स दिख रही हैं। 2 क्या, ये मेनली 2 से 4 होती हैं एक बैक्टीरिया में। ये जो है ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये है प्लाज्मिड। अब ये है क्या चीज़? बेटा आप ध्यान से सुनो एक चीज़, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि जो डीएनए इसमें नहीं है ना, ये तो न्यूक्लियोइड हो गया, लेकिन इसके अलावा जो डीएनए बाहर पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मिड। और आपको बता दूं ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है। बैक्टीरिया रेप्लिकेट करे ना करे, बैक्टीरिया चाहे रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन इसकी प्लाज्मिड 1 से 2, 2 से 4 और आगे 4 से 8 भी हो सकती हैं, राइट। दे कैन सेल्फ डुप्लीकेट, दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट, राइट। तो हम कह सकते हैं दे आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मैंने बता दिया अपने आप से रेप्लिकेट करेंगी। एंड द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। बेटा ये डीएस जो लिखा है ना, दैट स्टैंड फॉर डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड कैसे? इस तरह से, राइट, इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड रिंग्स ऑफ डीएनए। और अगर ये प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होती हैं तो बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स मिलते हैं। ये क्या होता है फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स? फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स मतलब उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आएंगे। जैसे मैं बोलूँ, अगर बैक्टीरिया के पास आर प्लाज्मिड होएगी तो वो रेजिस्टेंट होगा। किसके लिए? एंटीबायोटिक के लिए। वो एंटीबायोटिक्स पे ग्रो कर जाएगा। अगर बैक्टीरिया के पास एक एफ प्लाज्मिड होगी, फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं इसको, एफ प्लाज्मिड, तो क्या होगा? तो जो बैक्टीरिया है वो डोनर होगा। आपको याद है जिसमें पिलाई थी उसके अंदर एफ प्लाज्मिड थी, और वो क्या होगा? डोनर बैक्टीरिया, मतलब मेल होगा। सो इट विल प्रोवाइड यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। फिनोटाइपिक होता है मॉर्फोलॉजिकल आउटर कैरेक्टर्स प्रोवाइड करेगा ये। क्लियर?
यहाँ तक ये बात समझ में आई। और आपको ये भी बता दूँ, ये जो प्लाज्मिड्स होती हैं ना, ये टर्म जो प्लाज्मिड है दैट वाज कॉइन्ड बाय साइंटिस्ट लेडरबर्ग। साइंटिस्ट लेडरबर्ग हैज़ कॉइन्ड द टर्म प्लाज्मिड, right? And on the basis of the functions of the plasmids, they are of following type: F plasmid, Ti plasmid, R plasmid, Ri plasmid and Col plasmid। तो हम इसको अब डिस्कस करने वाले हैं, जो हैं प्लाज्मिड्स के टाइप्स, हम इनको डिस्कस कर लेंगे। अब बेटा जो F प्लाज्मिड होता है उसको मैंने अभी बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं? F प्लाज्मिड को फर्टिलिटी प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी प्लाज्मिड, या फिर फर्टिलिटी फैक्टर भी कह देते हैं सीधा, फर्टिलिटी फैक्टर। बेटा बैक्टीरिया में 2 मेटिंग टाइप्स होती हैं, एक होता है F पॉजिटिव, एक होता है F नेगेटिव। मेटिंग टाइप्स बोलते हैं इनको। जिसके पास, तो मान लो ये बैक्टीरिया, जिसके पास F प्लाज्मिड होगा, ये तो इसका वो DNA है, न्यूक्लियोइड, और ये F प्लाज्मिड है, जिसके पास ये F प्लाज्मिड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? F पॉजिटिव। और जिसके पास F पॉजिटिव होगा वो क्या बनाता है बेटा? पिल्लाई, सेक्स पिल्लाई बनाता है। क्या बनाता है? सेक्स पिल्लाई। उसको हम और क्या कह सकते हैं? डोनर कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं उसको? मेल बोल सकते हैं, राइट? व्हाट इट्स कॉल्ड एज मेल। और F नेगेटिव एज अ नेम इंडिकेट, जिसमें वो प्लाज्मिड नहीं होगा, यानी कि न्यूक्लियोइड तो होगा, ये तो न्यूक्लियोइड हो गया, इसमें भी ये न्यूक्लियोइड था, लेकिन इसमें क्या नहीं है? अब प्लाज्मिड नहीं है। तो वो जिसके पास नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट, राइट? और उसको क्या बोलते हैं हम? F नेगेटिव और फीमेल, राइट? कई बार क्या होता है बेटा, समटाइम्स क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड है ना, कई बारी इसके साथ मेन न्यूक्लियोइड के साथ क्या है, वो अटैच कर जाती है। समटाइम्स, राइट? समटाइम्स व्हेन F plasmid is attached with the main DNA, then this type of the cell, उस तरह के सेल को हम क्या कहते हैं बेटा? ये देखो, ये अगर हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है और ये इसका न्यूक्लियोइड है और ये इसकी प्लाज्मिड, अगर F प्लाज्मिड कंबाइन करके, अब इस सेल का नाम हम क्या रखेंगे? HFR। HFR means high frequency रिकॉम्बिनेशन। इसको मैं सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ फुल फॉर्म, लेकिन ये है क्या चीज़, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? और जब हाँ ये प्लाज्मिड टेम्परेली अटैच कर जाता है विद द मेन DNA, तब उसको क्या कहते हैं हम? ऑल्सो नोन एज एपिसोम। एपिसोम, राइट? तो बैक्टीरिया सेल का नाम होगा HFR, राइट? और इसको हम कहते क्या हैं? व्हेन इट इज़ अटैच टू इट, नाउ द प्लाज्मिड इज नोन एज एपिसोम। क्लियर? ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ द प्लाज्मिड, दैट इज F प्लाज्मिड। सेकेंड टाइप ऑफ द प्लाज्मिड इज द R प्लाज्मिड और द रेजिस्टेंट फैक्टर और द R प्लाज्मिड। सी, सो नेक्स्ट इज R प्लाज्मिड। R प्लाज्मिड और रेजिस्टेंट फैक्टर। क्लियर? रेजिस्टेंट फैक्टर बेटा एज अ नेम इंडिकेट्स रेजिस्टेंट। तो जिस बैक्टीरिया के पास, मान लो ये बैक्टीरिया है, ये इसका न्यूक्लियोइड है और इसके पास ये वाली सपोज करो R प्लाज्मिड है, ये R प्लाज्मिड है, राइट? तो जिसके पास ये R प्लाज्मिड होगी, दैट बिकम रेजिस्टेंट टू सर्टेन ड्रग्स, मे बी एंटीबायोटिक्स, राइट? तो the bacteria which contains this become resistant to drugs, right? Now next is third type of plasmid, that is Col plasmid। Col plasmid, Col plasmid जो होती है, that is also known as cholinogenic factor। cholinogenic फैक्टर। और कॉल प्लाज्मिड मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा, ये जो कॉल प्लाज्मिड होती है ना,
अगर बैक्टीरिया के पास ये न्यूक्लियोइड तो है ही है, अगर उसके पास कॉल प्लाज्मिड हो, ये अगर कॉल प्लाज्मिड है तो ऐसा बैक्टीरिया विल बी एबल टू सिक्रीट कॉलिसिन। तो जिसके पास कॉल प्लाज्मिड होगी वो क्या सिक्रीट कर सकता है, वो सिक्रीट कर सकता है कॉलिसिन, राइट। ये कॉलिसिन एक तरह का एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है ऑन अदर माइक्रोब्स। तो ये कॉलिसिन जो है वो एक्ट करेगा एज एंटीबायोटिक ऑन अदर माइक्रोब्स, दूसरे माइक्रोब्स लाइक कोई फंजाई वगैरह हो सकते हैं ऑल। क्लियर। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ द प्लाज्मिड इज TI प्लाज्मिड। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, +2 में सारी इसकी डिस्कशन होने वाली है। TI प्लाज्मिड इज नोन एज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या ट्यूमर फॉर्मिंग प्लाज्मिड। ये मिलती है एक बैक्टीरिया में, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। इट्स नेम इज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम, you know, scientific names should be separately underlined, separately, ट्यूमेफेशियंस। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनका फर्स्ट जो वर्ड होता है दैट इज़ जीनस, और जो सेकंड होता है वर्ड दैट इज़ स्पीशीज़, राइट। और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल से शुरू होता है और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल से शुरू होता है, राइट। तो दिस टाइप ऑफ द प्लाज्मिड इज़ फाउंड इन द एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमेफेशियंस। और अगर ये बैक्टीरिया किसी प्लांट को, ये इफेक्ट करता है काफ़ी प्लांट्स को, जिस प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है उसमें गॉल्स कर देता है। गॉल्स मतलब जैसे दाने होते हैं, राइट। जैसे ट्यूमर, जैसे उठी हुई स्ट्रक्चर होगी, रेज्ड गॉल, राइट। गॉल्स क्रिएट कर देगा, ट्यूमर क्रिएट कर देगा। तो ये क्या डिजीज़ कॉज करता है, क्राउन गॉल डिजीज़। व्हाट, क्राउन गॉल डिजीज़ इन डाइकॉट्स। बेटा डाइकॉट्स, इनमें 2 कॉटिडेंस होते हैं जिनके सीड में, राइट। और TI प्लाज्मिड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है किस में, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा, अगर हम अगर इसको यूज़ करें एज अ वैक्टर मतलब अगर सपोज़ इमेजिन करो, क्योंकि ये इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया किसी प्लांट को, राइट। तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, तो अपना DNA, ये वाला बैक्टीरिया होस्ट के DNA में जाके इंट्रोड्यूस कर देता है, राइट। ध्यान से सुनो, ये बैक्टीरिया जब प्लांट को इन्फेक्ट करता है तब ये बैक्टीरिया अपनी प्लाज्मिड का DNA होस्ट मतलब प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देता है। तो सोचो अगर मुझे कोई यूज़फुल चीज़ भेजनी हुई तो इट्स गुड ना, तो मैं बैक्टीरिया में पहले यूज़फुल चीज़ डाल दूँगी, यूज़फुल जीन डाल दूँगी, DNA डाल दूँगी, तो फिर उसके बाद वो किसको, अब मैं इन्फेक्शन करवा दूँगी जिसमें भी करवानी होगी, लाइक प्लांट में, तो यूज़फुल चीज़ इसमें चली जाएगी। तो ये वेक्टर का काम करता है, इसी को ही वेक्टर कहते हैं, राइट। तो जो हेल्प करे किसी चीज़ को कहीं पे पहुंचाने में। और जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें हम इसी चीज़ों से डील करते हैं सारे। तो ये हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, ये सारा आपको +2 में है। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा लास्ट टाइप ऑफ द प्लाज्मिड दैट इज़ RI प्लाज्मिड और रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। व्हाट, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। बेटा ये होता है एक बैक्टीरिया में, दैट अकर्स इन अ बैक्टीरिया दैट्स नेम इज़, इट्स नेम इज़ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, राइट। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस में होता है। और जिस प्लांट को भी ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा उस प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी, रूट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, राइट। सो इट प्रोड्यूसेस प्रोफ्यूज रूटिंग इन इन्फेक्टेड प्लांट, राइट। तो ये है हमारे पास ये RI प्लाज्मिड। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे आपने सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। बेटा जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, वो क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, राइट, इन द प्लांट।
तो उसमें भी क्या होता है, उसके मेन डीएनए के अलावा प्लाज्मिड के ऊपर क्या होता है बेटा, निफ जीन होती है, राइट। ये निफ जीन जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अभी हम अपने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसके हमने जो डिस्कस करें इसके कंपोनेंट्स कितने कर लिए हमने, हमने इसके कंपोनेंट्स एक तो हमने इसका कंपोनेंट सेल इनवेल्प अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अपनी इस वीडियो में हमने इसका साइटोप्लाज्म के अंदर हमने मीसोसोम डिस्कस करा था, राइबोसोम्स और क्रोमैटोफोर डिस्कस करे थे। थर्ड हमने न्यूक्लियोइड डिस्कस कर लिया और अब हमने प्लाज्मिड्स भी ख़त्म कर लिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 ये स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। ओके, बाय बाय।